हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के 5वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का चौथा क्लास देखा था, जहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग ग्रेविटेशन के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया है और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। दोस्तों, बड़ा ही सरल सवाल आपसे पूछा गया है। कोई वस्तु है जिसको 14 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और वो वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई कवर कर रही है। और तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब उसको पृथ्वी तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर फेंका गया तो इतना दूर जाने में उसको कितना समय लगा। इसको आप ऐसे समझिए कि सर कोई वस्तु है जिसको क्या कर रहे हैं सर कि प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब ऊपर जा रहा है और ये पहला आपका वेग है, इसी वेग से हम स्टार्ट ही किए हैं फेंकना, तो जिस वेग से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। और प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई कवर करती है। कितने मीटर की ऊंचाई कवर करती है सर? 10 मीटर की ऊंचाई कवर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यू वेग से ऊपर की ओर फेंका गया तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचते वक्त इसकी वेग जो है 0 हो गई होगी, क्योंकि हम लोग समझते हैं क्या कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो महत्तम ऊंचाई कवर करने के बाद वस्तु फिर से नीचे आती है। इसका मतलब किसी क्षण ऊपर में उसका महत्तम ऊंचाई जब वो रीच करती है, पहुंचती है, तो उस वक्त जो उसका अंतिम वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है सर? 0 हो जाती है। और हम लोग कहते हैं कि वस्तु मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद कुछ देर के लिए ठहरती है, तो ये जो ठहराव होता है उस क्रम में उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है सर? 0 हो जाता है। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब यहां से यहां तक जाएगा तो इतना दूरी कवर करने में वस्तु को समय कितना लगेगा, मतलब T इक्वल टू क्या होगा? वाट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपने पीछे के सेशन में देखा था कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं और उसका हमको प्रारंभिक वेग मालूम रहता है और अंतिम वेग मालूम रहता है और गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा फिक्स ही होता है, तो हम लोग कहते हैं कि सर वस्तु को ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो उसके प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गुरुत्वीय त्वरण और समय में कुछ संबंध होता है। और वो संबंध क्या होता है? तो हम लोग लिखते हैं सर v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा कहिएगा माइनस क्यों लगाएं? तो वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो पृथ्वी उसको गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींच रही है, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के डायरेक्शन में होती है, मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है और वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे गिरने के सिचुएशन में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? धनात्मक होता है, और ऊपर जाने के क्रम में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे वस्तु ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तो सर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, समय निकल जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, ऊपर गया तो कुछ देर के लिए उसका अंतिम वेग जो होगा वो क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा, मतलब वस्तु कुछ ना कुछ वहाँ पे रुकी होगी। तो v इक्वल टू आपका है सर 0, u कितना है सर? तो 14 मीटर पर सेकेंड, और गुरुत्वीय त्वरण कितना लेंगे? तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिक्स है पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है सर? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको टाइम तो निकालना ही है। तो मित्रों क्या करते हैं इसको कि माइनस इधर आएगा 14, तो ये हो जाएगा आपका -14। अब ये हो गया -9.8 इंटू टी। मित्रों ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब t इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं कि सर 14/9.8 हो जाएगा। आइए इसको और सरल बना लेते हैं। 14/9.8 है, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, 10 हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/98? आप कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। 14 7 जा कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। अब हो गया 10/7। अब 10 को आप डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए, आपका 3 बचा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट डालिए, 0 लाइए, 7 4 जा 28, आपका ये 30 हो जाएगा। 28 और 2 30, अब यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट डाले हुए हैं, यहाँ पे 0 लगाइए। अब आप क्या कहेंगे सर? 7 2 जा कितना होगा? 14,
तो अब ये हो गया आपका 6 और फिर यहाँ पे आप 0 लगाइए। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तो आप कह सकते हैं कि सर वहाँ पहुँचने में जो अप्रॉक्स टाइम लगेगा वो 1.42 सेकेंड का टाइम लगेगा। आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में भी लोचा है। आपका एक ऑप्शन दिया है 1.63 सेकेंड, और दूसरा है 1.43 सेकेंड, और तीसरा है 1.53 सेकेंड, और चौथा है आपका 1.33 सेकेंड। लेकिन आपको एक्चुअल कितना निकाले हैं? 1.40। चूँकि ये आगे बढ़ते चला जाएगा तो हम लोग इसके अप्रॉक्स में क्या कहेंगे कि सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1.43 सेकेंड। मतलब क्या कि वस्तु को जब u वेग से ऊपर की ओर फेंकेंगे और 10 मीटर की ऊंचाई पर वो जब पहुंचेगा तो आपका यहाँ से पृथ्वी तल से और 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में उसको टोटल समय कितना लगेगा? तो सर लगभग में 1.43 सेकेंड लग जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे? बहुत ही सरल सा सवाल है। पूछा है कि एक एलिवेटर जिसका वजन 600 केजी है 4.9 मीटर पर सेकंड के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, और जो ऊपर की ओर खींचा जा रहा है तो उसका जो त्वरण है वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि केबल का तनाव लगभग है, केबल का तनाव क्या होगा? अब आप लोग बड़ी असमंजस में पड़ जाइएगा। कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि तनाव वाला कहानी ग्रेविटेशन में कहाँ से आ गया। मित्रों ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि आपका ये कोई एलिवेटर है, उसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तो ऊपर की ओर जब खींचा जा रहा है तो ऊपर खींचेंगे तो आप कहिएगा सर केबल में तनाव आएगा। तो तनाव बल सर कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। तनाव बल कहाँ लग रहा है सर? ऊपर की ओर। आप कहिएगा सर कैसे? अरे भाई आप किसी चीज़ को खींचते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं तो रस्सी आपका तन जाता है ना, तो वो जो रस्सी तनता है तो वहाँ पे जो बल लगता है उसी को तनाव बल कहते हैं। या आप अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे इस चीज़ को। जैसे कि किसी पत्थर के टुकड़ा को आप रबर से बांध दीजिए और उसको नीचे छोड़ दीजिए, तो पत्थर भारी है तो रबर आपका क्या हो जाता है? उतना दूर एक्सपेंड कर जाता है, मतलब फैल जाता है। तो अब जितना दूर वो गया और जो आप हाथ से रबर को पकड़े हुए तो इस बीच में वो तना रहा है, तो इसी को हम लोग तनाव बल कहते हैं। तो तनाव बल क्या होगा सर? ऊपर की ओर खींच रहे हैं उसको तो ऊपर की ओर लगेगा। इस एलिवेटर पे एक बल आपका, एक त्वरण क्या होगा सर? नीचे की ओर लगेगा। मतलब क्या कि एलिवेटर का भार जो होगा मतलब नीचे की ओर लगेगा तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, और एलिवेटर में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। मतलब क्या कि एलिवेटर का जो भार वाला बल होगा वो नीचे की ओर लगेगा, और जो ऊपर वाला बल होगा जब ऊपर खींचेंगे तो तनाव बल क्या होगा सर? ऊपर की ओर लगेगा। अब ये दो सिचुएशन है, इसमें आपको ये पूछा गया है कि सर तनाव कितना होगा। मित्रों आपको तनाव पे कुछ भी नहीं सोचना है। आपके एग्जाम में जब भी इस टाइप के पैटर्न पे सवाल पूछा जाए आपसे और ये कहा जाए कि वस्तु कुछ त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो सीधे आप लिफ्ट वाला चीज़ अपने दिमाग में ले आना। क्यों? क्योंकि जो आप भार पढ़ते हो तो वो भी तो एक प्रकार का बल ही है, और जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहे हैं मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण के मान में जब परिवर्तन होता है सर, तब हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होने से वस्तु के भार में भी परिवर्तन होता है, और जब वस्तु के भार में परिवर्तन होता है तो इसी भार को हम लोग एपेरेंट वेट कहते हैं। बट भार है क्या? चाहे वो वास्तविक भार हो या आभासी भार, भार तो एक प्रकार का बल है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे अगर हम लिफ्ट के ए त्वरण से ऊपर जाने वाला फॉर्मूला को लगा दें तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमको मालूम पड़ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तनाव निकालने के लिए बोला जा रहा है ना आपसे मित्रों, उस तनाव को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे वस्तु के आभासी भार में क्या परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे तनाव बल पूछा जा रहा है, तो भैया भार भी तो एक प्रकार का बल ही है ना। हम कह रहे हैं आभासी भार, तो आभासी बल, तो आभासी ही बल वो है जो आपका क्या होता है कि ऊपर की ओर लगता है। और मैंने आपको आभासी भार के बारे में बताया था क्या, कि जब किसी वस्तु पर आभासी भार महसूस होता है या फील होता है तो हम लोग कहते हैं कि सर उस पे जो है एक बल जो है वस्तु के भार के विपरीत दिशा में लंबवत होती है, मतलब उसको हम लोग अभिलंब बल कहते हैं, FN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बल भी हमेशा जब भी किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो लगते रहता है। तो आप कहेंगे सर कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा कैसे, आप ये तो बताइए। भैया जब लिफ्ट को ए त्वरण से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसमें जो व्यक्ति या वस्तु होता है उसके भार में बढ़ोतरी होता है, मतलब जो आभासी भार होता है WA होता है वो क्या होता है सर? तो mg+ma होता है। ठीक है, मतलब भार में जो बढ़ोतरी होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो भाई यहाँ पे आपको एलिवेटर का द्रव्यमान दे दिया है कितना सर? 600 kg।
कितना दिया है 600 केजी। और ऊपर ये किस त्वरण से जा रहा है, तो कह रहा है सर कि ऊपर ये 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है। मित्रों आप यहाँ पे देखेंगे कि आप WA इक्वल टू, आप ये भी तो लिख सकते हैं M इंटू जी प्लस ए होता है सर। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर मास दिया हुआ है 600 केजी और गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 न्यूटन और आपका त्वरण कितना है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मित्रों आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप जोड़ दीजिए और 600 से गुना कर दीजिए। 600 गुना आप करेंगे तो 9 8 17, 9 4 13, 1 14, ये हो जाएगा आपका 14.7। अब 14.7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 6 के 42, 6 6 का 24 और 4 28, 1 6 का 6 और 2 कितना हो जाएगा 882। दोस्तों 882 और यहाँ पे 00 है तो ये 00 भी यहाँ पे रखिए, चूंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आप इतना पॉइंट डाल दीजिए, एक जीरो बाद, एक अंक बाद। ये आपका हो गया 8820 न्यूटन। मतलब क्या कि एलिवेटर को जब ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो उस पर जो तनाव बल लग रहा है वो कितना है सर 8820 न्यूटन। जबकि आपके क्वेश्चन में राउंड फिगर में दिया हुआ है और आपसे लगभग पूछा जा रहा है, तो 8820 किसके लगभग में है सर, तो 9000 के लगभग में है। तो क्या कह सकते हैं सर कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9000 न्यूटन। मतलब क्या कि एलिवेटर वाले जो केबल हैं जिससे हम एलिवेटर को ऊपर की ओर खींच रहे हैं उस पर जो तनाव बल होगा वो लगभग 9000 न्यूटन के बराबर होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है कि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। अब आप कहिए, थोड़ा सा आप इसको समझने का कोशिश कीजिए कि जब आप यहाँ पे ऊपर की ओर उछलते हैं तो बहुत कम उछल पाते हैं। क्यों कम उछल पाते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि सर हमारे ऊपर जो है पृथ्वी अपना गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है, जिसके चलते हम जैसे ऊपर उछलना चाहते हैं तो हमारे ऊपर की ओर जाने में पृथ्वी भी क्या करती है, हमको नीचे की ओर खींचते रहती है। मतलब क्या कि पृथ्वी जब नीचे की ओर खींच रही है तो गुरुत्वीय त्वरण लगा रही है। चूंकि अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है या हम छलांग लगा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध छलांग लगा रहे हैं, तो हम ज़्यादा दूर नहीं उछल पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर खींचती रहती है। और चूंकि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना होता है सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जाएगा लेकिन फिर इस त्वरण से वो नीचे आ जाएगा, मतलब तेजी से आ जाएगा, तो ज़्यादा ना उछल पाएगा। अब चंद्रमा पे क्या होता है कि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। मतलब क्या कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 मतलब 10, आप इसको समझ लीजिए लगभग में 10 का छठा भाग कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की अपेक्षा क्या है सर, कम है। मतलब किसी भी वस्तु को चंद्रमा अपनी तरफ थोड़े कम स्पीड से खींचती है, इसीलिए हम चंद्रमा पर क्या होते हैं सर ज़्यादा उछल पाते हैं। रीज़न क्या है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है सर कम है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी वस्तु अगर ऊपर उछलती है तो उसको पृथ्वी जल्दी खींच लेता है। जबकि चंद्रमा पर कोई वस्तु ऊपर उछलता है तो क्या होता है कि उसको नीचे गिरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इस गुरुत्वीय त्वरण का छठा भाग होता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है आपसे कि चंद्रमा की सतह पर ऑप्शन दिया हुआ है कि द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है द्रव्यमान स्थिर रहता है केवल भार कम हो जाता है। ऑप्शन सी दिया है केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। और आपका ऑप्शन डी दिया है द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले आपके एग्जाम में तो बस आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि सर ने हमको बताया था कि जो वस्तु का भार होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और सर ने ये भी बताया था कि सर किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो क्या होता है सर कांस्टेंट होता है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है। जबकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में सर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है।
तो हमने क्या कहा था कि किसी वस्तु का जो भार है वो किस पर निर्भर करता है सर, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे आपको चंद्रमा के सेंस में पूछा जा रहा है, तो मित्रों चंद्रमा पे जाएं कि हम लोग किसी और ग्रह पे चले जाएं या किसी और उपग्रह पे चले जाएं, हम लोग का द्रव्यमान तो फिक्स होगा, लेकिन भार में क्या होगा सर, परिवर्तन आएगा। भार में क्या होगा सर, परिवर्तन आएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर, तो भाई चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण अभी ना बताए हैं आपको कि सर कितना होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6ठा भाग होता है। मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम है तो भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का द्रव्यमान क्या होगा सर, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर रहेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहेगा और भार क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये भी देखिए बहुत ही लॉजिकल सा सवाल है और आप लोग इसका आंसर बखूबी जानते हैं। क्या कि 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। धरातल पर बी से पहले पहुंचेगा ए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है धरातल पर ए से पहले पहुंचेगा बी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। पहले यहाँ पे चीज़ों को समझिए कि कह रहा है कि आपका दो वस्तु है, एक ए है और एक क्या है सर, बी है, और दोनों क्या है कि पृथ्वी तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये भी कहा गया है कि आपका जो वस्तु ए है उसका द्रव्यमान क्या है, 2 kg है, और दूसरा जो वस्तु आपका बी है उसका द्रव्यमान क्या है सर, 4 kg। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों जब एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है तो पृथ्वी तल पर कैसे पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी का यहाँ पे इन द सेंस क्या, एक साथ पहुंचेगी, अलग अलग पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, आप क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं कहेंगे। ऊपर से कितनों द्रव्यमान का वस्तु गिराया जाए, मैंने आपको पीछे के सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था कि ऊपर से कितना ही द्रव्यमान का कोई भी वस्तु क्यों न गिराया जाए, चाहे वो एक समय में गिराया जाए या अलग अलग समय की तो बात ही नहीं करेंगे। अगर एक समय में ऊपर से एक 50 kg का गिराया जाए और एक 100 kg का गिराया जाए वस्तु, दोनों पृथ्वी तल पर एक साथ पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर से गिरती हुई जो वस्तु होती है वो गुरुत्व के अधीन गिरती हुई मुक्त वस्तु का उदाहरण होती है। और हमको पता है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर सिर्फ और सिर्फ एक ही त्वरण से खींचती है, और वो त्वरण क्या है सर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे 40 kg का ऑब्जेक्ट हो या फिर आपका 50 kg का ऑब्जेक्ट हो, पृथ्वी उसको किस त्वरण से खींचेगी, तो खींचेगी तो सर हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ही। तो गैलीलियो का नियम क्या कहता है कि सर जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए आपका जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो हमेशा एक समान त्वरण से गिरता है और उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और आपको मालूम है कि इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप साफ साफ क्या कह सकते हैं सर कि द्रव्यमान में यहाँ अंतर रहते हुए भी ये दोनों वस्तु क्या होगी, पृथ्वी तल पर एक साथ पहुंचेगी। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आप में से बहुत सारे ये भी दिमाग लगा रहे होंगे कि सर प्रैक्टिकली तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो भाई प्रैक्टिकली आप निर्वात में, वैक्यूम में तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। मतलब ये हुआ मेरे कहने का मतलब, क्या आपने कभी निर्वात में दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को नीचे गिरा करके देखा है, तो आप बोलोगे सर नहीं। लेकिन हमारे डेली लाइफ में जब हम किसी भारी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो क्या होता है सर, जल्दी गिर जाता है, जबकि कोई जो हल्का वस्तु होता है जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं सर, उसको टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते वक्त उसको हवा का प्रतिरोध क्या करता है सर, रोके रहता है। यही अगर वो द्रव्यमान युक्त रहता है, मतलब ज़्यादा भारी होता है, तो हवा का प्रतिरोध उस पर कम लगता है, जिसके चलते वो फटाक से नीचे गिर जाता है। लेकिन वैक्यूम में जहाँ पे हवा का रेसिस्टेंस नहीं होता है, वहाँ पे आप रुई और 50 kg का पत्थर दोनों को लेकर के जब प्रयोग कीजिएगा, ऊपर से नीचे गिराइएगा, तो रुई और आपका 50 kg का पत्थर वैक्यूम में एक साथ नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु पर जो लगा हुआ गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और अगर डेली लाइफ में आपको
कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती हुई जल्दी मालूम पड़ रही है, जैसे कि कोई भारी वस्तु है तो वो जल्दी गिर जाता है, इसलिए कि भारी वस्तु पर हवा का प्रतिरोध कम लगता है, जबकि हल्का वस्तु पर हवा का प्रतिरोध ज़्यादा लगता है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी लगभग। आपसे लगभग में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक कोई पिंड है, मान लीजिए कि ये कोई आपका एक मीनार है, इससे एक पिंड को गिरा रहे हैं नीचे, कोई वस्तु, पिंड मतलब वस्तु, तो वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग कितना? तो 0 मीटर, शून्य वेग से नीचे गिरा रहा है, और नीचे आने में उसको टाइम कितना लग रहा है सर? 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि h = वाट, ऊंचाई क्या होगी? मित्रों आप सबों को पता है कि आप g का वैल्यू कितना लेंगे, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए, आपको यहाँ पे ऊंचाई पूछा जा रहा है और वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हम यहाँ पे h = ut + ½ gt² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सर आपके क्वेश्चन में u कितना दिया हुआ है? 0। टाइम कितना दिया हुआ है सर? तो टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, अब प्लस हाफ, और आपका गुरुत्वीय त्वरण कितना लेंगे सर? 9.8 ले लीजिए, और टाइम फिर 4 सेकंड, तो 4 स्क्वायर है ना, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 × 4 कर दिए। देखिए h = 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर ही लेंगे तो क्या करेंगे? 0 ही होगा, तो हाफ इंटू क्या कह सकते हैं सर? 9.8 है, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दीजिए, 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए इसको काट कूट कर देते हैं, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10, ये आपका कैंसिल, फिनिश। अब 98 को 4 से गुना कीजिए, तो आप कहिएगा सर 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 9 चौका 36 और 3 39, 392 अब बटा 5 हो जाएगा। अच्छा ये अब 392 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो सर कहेंगे 5 × 7 = 35, और 9 में से 5 गया 4, ये आया 2, और हो गया आपका 5 × 8 = 40 और 2 और फिर 0 यहाँ पे, 5 चौका 20, मतलब हो गया 78.4। कितना हो गया? 78.4। आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में लगभग में पूछा है, तो 78.4 किसके नज़दीक है? तो 80 के नज़दीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 मीटर। अच्छा देखिए, ये 80 मीटर ऊंचाई आपको अगर 10 रखेंगे तो आ जाएगा। आप कहेगा सर कैसे आ जाएगा? तो भाई हाफ इंटू का है, टाइम तो यहाँ पे 0 हो ही जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ इस 9.8 न्यूटन का जो वैल्यू है ना उसको 10 रख देते हैं, तो हाफ इंटू 10, अब 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 10, 4 चौका 16 पंचे 80। तो अगर आप गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 रखेंगे तो आपको 80 आ जाएगा, लेकिन आप 9.8 न्यूटन से बनाए हैं और लगभग में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको हंस के टिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा सवाल। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो भाई जब लिफ्ट नीचे आएगा तो उसका जो प्रत्यक्ष भार होता है उसके आभास वास्तविक भार से कम होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और हम लोग अपैरेंट वेट इक्वल टू क्या लिखते हैं? mg + ma। कब? जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, मतलब जब लिफ्ट में प्रत्यक्ष भार जो है, आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से कम है, इसका मतलब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है। और जब लिफ्ट ए त्वरण से आपका नीचे आता है तो इस सिचुएशन में हम लोग WA = क्या पढ़ते हैं? तो सर mg या -ma कहते हैं। मतलब जब नीचे आता है तो वस्तु के भार में क्या होती है सर? कमी महसूस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि त्वरण के साथ, जब लिफ्ट क्या हो, त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, कि जब लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे आएगी तो उसमें जो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार होगा उसके वास्तविक भार से क्या होगा? कम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सरल सा सवाल। क्या पूछा है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है।
क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है और ये मुक्त अवस्था में नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये मुक्त अवस्था में यहाँ से ये नीचे आ रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर कर रहा होगा, कुछ ना कुछ दूरी कवर कर रहा होगा, और उस दूरी को हम लोग इसमें क्या लेते हैं, ऊंचाई के रूप में लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जब ये मुक्त अवस्था में गिरेगा, मतलब मुक्त अवस्था में गिरेगा तो पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गिरेगा, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गिरेगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, ये जो h होगी वो किसके समानुपाती होगी। ध्यान दीजिएगा कि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसको कुछ तो कुछ समय भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो ये पूछ रहा है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी और समय में क्या संबंध है। मित्रों, आपको मैंने पीछे के सेशन में बताया था और अभी जस्ट भी डिस्कस किया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, जब कोई वस्तु क्या होती है सर, ऊपर से नीचे गिरती है, तो वो मुक्त अवस्था में गिरती है। और इस सिचुएशन में जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है, जो h होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग रही होगी, और जब क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक वेग न दिया है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि अगर वस्तु की प्रारंभिक वेग 0 हो देन h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस आपका हाफ, चूंकि गुरुत्व त्वरण का मान तो 9.8 न्यूटन होता है, तो जी हाफ जी टी स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो जी का मान तो पृथ्वी तल पर फिक्स होगा। आइए h इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो आप क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, आप ये यहाँ पे नहीं कह सकते हैं सर क्या कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बटा 2। मित्रों आप क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो आपका h है वो समय के वर्ग के क्या हो रहा है सर, समानुपाती हो रहा है। अगर समय बढ़ेगा तो वस्तु ज़्यादा दूरी कवर करेगी और समय कमेगा तो वस्तु कम दूरी कवर करेगी। h इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2 है, तो हम h समानुपाती टी स्क्वायर ना लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर आराम से लिख सकते हैं, h समानुपाती टी स्क्वायर आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके, तो गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या लिखेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद है कि आज के सारे सवाल को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।